मीनिंग एक एल्गोरिदम है। ये लोकल सर्च हम आपको पता है स्टडी कर रहे हैं। लोकल सर्च में क्या होता है बेसिकली, लोकल सर्च में हम ये देखते हैं कि हम जो करंट स्टेट है उसको मेमोरी में कंटेन करते हैं, करंट स्टेट को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पाथ से हमें गर्ज नहीं होती, हमारा गर्ज ये होता है कि हम गोल अचीव कर लें। ठीक है, तो इसमें लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हैं, उसमें से हमने पिछली क्लास में भी एक एल्गोरिदम देखी थी हिल क्लाइंबिंग, और फिर उसके कुछ वेरिएंट्स के ऊपर बात की थी। तो आज हम एक और एल्गोरिदम जिसको सिमुलेटेड एनीलिंग कहते हैं, ये इसको देखेंगे। तो ये सिमुलेटेड एनीलिंग है क्या बेसिकली? इसका बैकग्राउंड ये है कि इन मेटलर्जी, मेटलर्जी ये जो लोहे का जो होता है ना, लोग खास तौर पे चीज़ों को हीट अप करके, अगर आपने जैसे भट्टियाँ गुजरा वाले तुम बहुत ज़्यादा हैं ऐसी, ठीक है, कभी आपका कभी एक्सपीरियंस हो किसी भट्टी वगैरह लोहे वगैरह की जाने पे, वो क्या करते हैं, या शीशे होता है, शीशे की भी यही प्रोसीजर है कि उसको बड़ा हीट करते हैं, हीट अप कर देते हैं, तो वो जो आयरन है वो रेड फॉर्म में आपको पता है और सम काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, बट वाइल कूल डाउनिंग वो क्या करते हैं कि उसको किसी शेप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लोहे की चीज़ें बनी हुई आपको नज़र आती हैं, तो वो ऐसे ही बनती हैं बेसिकली। वो लोहे को गर्म करते हैं, वो काफ़ी हद तक नरम हो जाता है, फिर उसको किसी भी जो रिक्वायर्ड शेप है उसमें उसको ले आते हैं, और साथ साथ उसका टेम्परेचर भी लो होता जाता है। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस है इसको एनीलिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसी आइडिया को लेकर कंप्यूटर में एक एल्गोरिदम अभी डिज़ाइन हुई है जिसको सिमुलेटेड एनीलिंग कहते हैं, और ये कंसेप्ट वही है जो कि एक मेटलर्जी के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब वो कंटेक्स्ट जो चेंज हो गया है, अब ये कंप्यूटर साइंस की बात है। तो इन इसका बैकग्राउंड ये है कि इन मेटलर्जी एनीलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू टेम्पर और harden metals and glass by heating them to a high temperature and then gradually cool them. This allows the material to coalesce into a low energy crystalline state. ठीक है, तो वो जब कूल डाउन होता है तो वो रीशेप हो रहा होता है चीज़ें, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में अब एक अलग तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ जोड़े होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रोसेस है सारा का सारा इसको मेटलर्जी कहते हैं, सॉरी एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही सेम प्रोसेस जो है अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग एंड रैंडम वॉक। ठीक है, ये जो कम्बिनेशन है ये किस चीज़ का जी, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का और रैंडम वॉक। रैंडम वॉक जो है उसका मतलब है कि जो हम अगला सक्सेसर सेलेक्ट करेंगे वो रैंडमली होगा। ठीक है, वो पहले हम पिछले जो एल्गोरिदम्स हैं उसमें हमने देखा था, जो हिल क्लाइंबिंग है उसमें हम क्या करते थे, बेस्ट होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हम वही सक्सेसर या नेक्स्ट स्टेट है वही करते हैं। लेकिन यहाँ रैंडम वॉक का मतलब है कि रैंडमली कोई भी जो सक्सेसर है हम उसको ले सकते हैं। ठीक है जी, इट यूजेस ग्रेडियंट डिसेंट इंस्टेड ऑफ एसेंट। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जिसमें हम डेरिवेशन वगैरह के थ्रू क्या करते हैं कि स्लोली जो है वो बॉटम ऑफ दी कर्व, ठीक है, उस तक पहुंचते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक स्टेट स्पेस लैंडस्केप है, वो लैंडस्केप पे पीक्स हैं और वहाँ पे ही हमारे पास स्प्लिट्स हैं या लो प्लेसेस हैं। तो हमारा मकसद क्या है, या तो मिनिमम फाइंड करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है। अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, एसेंट होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेट ऑफ एसेंट, तो ग्रेडियंट एसेंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं। जो एल्गोरिदम काम करती है वो ग्रेडियंट एसेंट है जो कि पीक फाइंड करती है। अगर हमें उसका रिवर्स करना हो, यानी कि हमने मिनिमम फाइंड करना हो, सबसे बड़ा जो सबसे गहरा गड़ा फाइंड करना हो, तो उसको फिर ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। डिसेंट ऊपर से फिर नीचे आता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम इसमें इस्तेमाल होती है जो कि फाइंड करती है ग्रेडियंट इसका। इसमें सिमुलेटेड एनीलिंग में क्या होता है कि मूव जो है वो रैंडमली सेलेक्ट होती हैं। इफ इम्प्रूव्स द सोल्यूशन इट इज़ मेड एवरी टाइम। इसमें अगर तो जो मूव है वो आपकी
इम्प्रूव कर रही है सोल्यूशन, ठीक है, तो फिर हम उसको मूव को हमेशा परफॉर्म करेंगे। और इफ मूव वर्सन्स द सोल्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज मेड इज डिटरमिन्ड अपॉन, अगर जो मूव है वो वर्सन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि वो सोल्यूशन को ख़राब करती है, तो हम उसको एक ख़ास प्रोबेबिलिटी के साथ सिलेक्ट करेंगे। और वो प्रोबेबिलिटी क्या है? डेल्टा ई, अमाउंट बाय विच द सोल्यूशन इज वर्सनड, ठीक है जी। वो डेल्टा ई है जिसका फार्मूला आगे आप देखेंगे भी, डेल्टा ई के जो प्रोबेबिलिटी के साथ हम उसको सिलेक्ट करते हैं। the so-called temperature T which is decreased at every iteration। यहाँ पे टेम्परेचर T का कंसेप्ट भी है, वो उसको इनिलिंग के प्रोसेस के साथ आप जोड़ लें। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये चूँकि इनिलिंग जो है ये मेटलर्जी की एक प्रोसेस है, तो जब वो चीज़ों को गर्म करके फिर दोबारा कूल डाउन करते हैं तो उस ज़ाहिर है ये सारे प्रोसेस में टेम्परेचर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम काम तो कंप्यूटर साइंस का ही हो रहा है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी एनीलिंग के प्रोसेस की ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास इसके एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से आपको नज़र आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास सिमुलेटेड एनीलिंग है, एल्गोरिदम का नाम है, और उसके बाद है प्रॉब्लम और स्केड्यूल। दो पैरामीटर्स को पास होते हैं। प्रॉब्लम आपको पता है कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन में हमारे पास 5 जो स्टेट्स हैं वो हम 5 डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। और यहाँ पे स्केड्यूल है, स्केड्यूल क्या है वो आगे अंदर आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम सोल्यूशन स्टेट रिटर्न करेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रॉब्लम पहला, ठीक है, और दूसरा है स्केड्यूल। स्केड्यूल मैपिंग फ्रॉम टाइम टू टेम्परेचर, ये एक मैपिंग है। सिंपल से इसको कंसीडर ऐसे करें, दो कॉलम है, एक कॉलम में टाइम लिखा हुआ है और एक में टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो जब स्लो डाउन, जब इसको ठंडा कर देगा प्रोसेस होगा, जब उसको जब गर्म करने के बाद उसको कूल डाउन करेंगे किसी भी मटेरियल को, तो क्या होगा, उसमें एक स्केड्यूल होगा, एक ऐसा टेबल होगा जिसमें लिखा होगा कि किस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, किस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, किस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, कितने अरसे के बाद कितना टेम्परेचर। आप ऐसे समझें कि ये जो कूल डाउन का प्रोसेस है ये नेचुरल, जो एक फुली नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ठंडा करेंगे और अपनी स्पीड, अपनी मर्जी की स्पीड से ठंडा करेंगे, ठीक है। एक तो ये ना कि आपने चाय वगैरह गर्म की है या दूध या कोई पानी जो उसको आपने रख दिया है इस टेबल पे, ठीक है, तो वो आस्ता आस्ता ठंडा हो रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप उसको कंट्रोल करें ठंडा। आपने फर्ज करें आप चाय गर्म की है और आप कहते हैं कि मैं तो ठंडी चाय पीता हूँ, तो आप उठा के उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर क्या होगा, वो बहुत चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। या आप कहते हैं कि जी मैं तो चाय पीता हूँ तो मुझे तो गर्म गर्म चाय पसंद है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप लेट्स सपोज आप थर्मोस वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी चाय गर्म ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या आप कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ठंडा गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो बेसिकली हमें गाइड करेगी कि हमारा जो कूलिंग का प्रोसेस है वो कैसा होगा, कैसी स्पीड होगी उसकी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कॉमन से वेरिएबल हैं करंट नोड, जो नेक्स्ट जो है वो ये भी नोड है, जार है, ये अगला नोड होगा। बाय नेम इट सजेस्ट टी टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब प्रोब फॉर डाउनवर्ड स्टेप्स, ठीक है। टी हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं टी के थ्रू, ठीक है। टी जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम इसको अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब अगेन हम एक नोड लेते हैं, उसको करंट असाइन कर देते हैं, हमारे पास एक लूप चलता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो स्केजुअल टी जो है उसमें हम टी जो पैरामीटर है उसको असाइन कर देते हैं, जो कि बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। इफ़ टी इज़ ज़ीरो दैन रिटर्न करंट, अगर तो टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है जो करंट है वो ही हमारा गोल नोड है, वो ही सबसे ऑप्टिमाइज गोल है, ठीक है। ऑप्टिमाइज हमारा चीज़ है, ठीक है, वो हमें रिटर्न हो जाएगी। अगर टी ज़ीरो नहीं है तो क्या करेंगे,
नेक्स्ट को साइन कर देंगे रैंडमली सिलेक्टेड सक्सेसर ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट माइनस वैल्यू ऑफ करंट, दोनों का डिफरेंस लेंगे जो आ जाएगा डेल्टा ई के अंदर, ठीक है। अगर डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 0 देन करंट को नेक्स्ट साइन कर देंगे। अगर जो एनर्जी है, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, अगर डिफरेंस इन एनर्जी या डेल्टा ई अगर जो है वो 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे, वो जो नेक्स्ट है वो करंट को साइन कर दिया जाएगा। एल्स अदरवाइज क्या करेंगे, करंट को नेक्स्ट साइन होगा बट विद सम प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी जो आपके सामने लिखी हुई है, ई रेज़ टू द पावर डेल्टा ई डिवाइडेड बाय टी। ये इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम है। तो ये एल्गोरिदम लास्ट में हमें जब फिनिश करेगी तो एक ऑप्टिमाइज स्टेप हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसेस कैसे चलता है, मैंने इसकी एक छोटा सा एक आप कह दें ग्राफ है जो कि विकिपीडिया पे मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ शेयर कर दूँ। आप 1 मिनट उसको ज़रा देखें, फिर हम डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ है। अच्छा, अब लेट मी शेयर इट विद यू। क्रोम टैब चाहिए, इसको हमें फिल करना है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, मुझे आप बताएं, नज़र आ रही है आपको? एक मैंने टैब क्रोम का एक टैब आपके साथ शेयर किया है। अब दोबारा देखेंगे, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब रेड लाइन मूव कर रही है और इसने पीक फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर देखें कम होता जा रहा है, साथ टेम्परेचर कम होता जा रहा है और ये रेड लाइन की हरकत भी कम हो गई है। शुरू में देखें रेड लाइन कितनी ज़्यादा मूव कर रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है रेड लाइन मूव करना कम हो गई है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेड लाइन जो है वो ज़्यादा मूव करती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सेटल डाउन एट द पीक। कहते हैं ना कि जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका एक यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर तो डेल्टा ई जो है वो जो है वो 0 से बड़ा है तो सिंपली साइन होता जाएगा, करंट बेहतर स्टेट है। अदरवाइज क्या है, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के साथ असाइन करेंगे और आप देखेंगे वो प्रोबेबिलिटी जो है ई रेज़ टू पावर डेल्टा ई ओवर टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और वो आपने अभी ग्राफ के अंदर देखा भी है, वो अपने ग्राफ के अंदर देख भी लिया है कि वो बड़ी कम जो है वो स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और इसी की लोकल बीम सर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रेदर देन सिंगल स्टेट, हम के स्टेट्स जो है ना वो उनको ट्रैक करते हैं। के स्टेट से मतलब है कोई भी नंबर, के से मतलब कोई भी नंबर है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 15 हो सकता है। के से मतलब कोई नंबर है, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ के स्टेट्स रेदर जस्ट वन, ठीक है। तो एक के अलावा कोई हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट विद के रैंडमली जनरेटेड स्टेट्स, तो कोई भी के जो स्टेट्स वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एट ईच आइटरेशन ऑल द सक्सेसर्स ऑफ ऑल के स्टेट्स आर जनरेटेड। तो फर्ज करें हमने 5 स्टेट से शुरू किया, 5 स्टेट्स हमने रैंडमली जनरेट किए हैं और फिर हमने उन पांचों की आगे जो है ना सक्सेसर स्टेट्स हैं वो जनरेट किए, ठीक है। इफ़ एनी वन इज़ अ गोल स्टेट, तो अगर इन तमाम में से कोई गोल स्टेट होगी तो हम स्टॉप कर देंगे। एल्स क्या करेंगे, सिलेक्ट द के बेस्ट सक्सेसर्स फ्रॉम द कंप्लीट लिस्ट एंड रिपीट। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारे पास लिस्ट होगी उसमें से के जो के अच्छे हैं, बेहतर हैं, बेस्ट हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे दोबारा से और ये काम चलता रहेगा अनटिल कि हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम है बेटा। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो एल्गोरिदम है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जेनेटिक एज नेम सजेस्ट, दिस नेम कम फ्रॉम बायोलॉजी, जेनेटिक्स। आप अगर आप बायोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया तो आपको पता होगा, ठीक है जी।
तो जेनेटिक एल्गोरिदम में जैसे हम इस एल्गोरिदम का जो मेन कंसेप्ट है वहाँ से लिया गया है, और जैसे ही जीन्स जो हैं ह्यूमन के अंदर जीन्स जैसे मूव करते हैं उसी आइडिया को लेकर यहाँ पे भी कोशिश की गई है कि हम बेहतर चीज़ को सेलेक्ट कर सकें। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एज ए लेमैन भी आपको पता है कि जब आप दो पर्सनस की शादी होती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, तो उसमें उनमें बड़ी फिजिकली और मेंटली भी और अ, अ, बड़ी चीज़ें हैं। क्या होता है कि जो दोनों पेरेंट्स से आती हैं, माँ से भी और बाप से भी, दोनों, ठीक है जी। तो कहते हैं कि आंखें इसकी माँ पे गई हैं, माथा इसका बालक पे गया है, ठीक है, इसका, और इसकी हाइट जो है वो नानकों पे गई है, और कलर इसका फलां, ठीक है। तो ये जो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? माँ और बाप दोनों साइड से आते हैं, ठीक है। और ये जो करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बॉडी के, वो बेसिकली दीज करेक्टरिस्टिक्स आर रिटन ऑन द जीन्स। ये जीन्स होते हैं इन क्रोमोसोम, जो कि डिसाइड करते हैं कि एक बंदे का क्या प्रोफाइल फीचर क्या होगा, वो उसका कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, ठीक है। और और तमाम जो खसूसियात हैं वो सारी की सारी उसी के अंदर कोड होती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी है, डार्विन ये पेश की थी। तो उसमें क्या होता है कि जो बेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है, ठीक है, जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कहते हैं कि नेचुरल एक फनामीना है कि फिटनेस फिटनेस फंक्शन, इसको हम यहाँ पे वैल्यूएशन फंक्शन या फिटनेस फंक्शन के तौर पे हम कह रहे हैं। वो क्या करता है कि जो अच्छे जीन्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो ही आगे ट्रांसफ़र होगा, वो ही आगे बच्चों में जाएगा। वो ऐसे जीन्स जो ज़्यादा सर्वाइवल हैं, जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये नेचर का एक प्रोसीजर है कि एक अच्छी चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करने का, स्ट्रॉन्ग चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करने का, ये नेचुरल एक फिनोमेना है, ठीक है जी। तो सेम कंसेप्ट जो है ये नेचर का, वो यहाँ पे इसके अंदर लेके आए हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसका काम करने का क्या है इस एल्गोरिथम का? अ सक्सेसिव स्टेट इज जनरेटेड बाय कंबाइनिंग टू पेरेंट स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट स्टेट्स को मिला के एक चाइल्ड को क्रिएट किया जाता है, जो अगली स्टेट को क्रिएट किया जाता है। बट इन द प्रीवियस एग्जांपल्स ओनली वन स्टेट इज क्रिएटेड बाय द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। वहाँ पे दो को मिला के नहीं करते, वहाँ पे एक करंट से नेक्स्ट को हम बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम दो पेरेंट स्टेट्स को मिला के एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट विद के रैंडमली जनरेटेड स्टेट्स व्हिच इज नोन एज पॉपुलेशन। ये अब हम इस एल्गोरिथम को कैसे स्टार्ट करेंगे कि के रैंडमली स्टेट्स हम बनाएंगे, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। के से मुराद कोई नंबर है, 10, 15, 20 कोई नंबर हो सकता है। अ स्टेट इज रिप्रेजेंटेड as a string over a finite alphabet, often a string of zeros and ones, ठीक है। जो हमारे पास स्टेट है उसको फाइनाइट अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1 की फॉर्म में। एवैल्यूएशन फंक्शन और फिटनेस फंक्शन हायर वैल्यूज फॉर बेटर स्टेट्स। इसमें जो फिटनेस फंक्शन है उसमें क्या होता है कि अगर जितनी ज़्यादा हायर वैल्यूज होंगी उतनी ही बेटर स्टेट्स हमें मिलेंगी। प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टेट्स बाय सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। तो अगली जो जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, अगले जो चिल्ड्रंस हैं, वो कैसे हमें मिलेंगे? वो सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन के प्रोसेस के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे बायोलॉजी की टर्म्स हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें आप देख भी सकते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या है टोटल, एक जो सारा प्रोसेस है अभी हमने बात किया है वो एक डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने दिया गया है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह भी हैं, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, ए से इनिशियल पॉपुलेशन, तो हमने कहा था कोई भी के स्टेट्स, तो यहाँ पे 4 स्टेट्स जो हैं हमने ली हैं, 4। यहाँ पे जो के हमारे पास है 4 है। तो उसमें अच्छा जी, जो एल्गोरिथम ये जो अभी एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये 8 क्वींस का है, ठीक है, 8 क्वींस का। और इसमें मैं आपको बताता हूँ
ये जो 4 स्टेट्स हैं इसमें 2 4 7 4 8 5 5 2, ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ 8 क्वींस है। कि जो पहली क्वीन है वो पोजीशन नंबर 2 पे प्लेस है, दूसरी क्वीन 4 पे है, तीसरी क्वीन 7 पे है, चौथी क्वीन 4 पे है, पांचवी क्वीन 8 पोजीशन पे है, अगली दो क्वीन जो है वो 5 पे हैं और आखिरी क्वीन जो है वो 2 नंबर पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही ये एक कन्फिग्रेशन, ये एक स्टेट है, ये एक और स्टेट है, ये एक और है। ये 4 मुख्तलिफ स्टेट्स हैं हमारे पास इनिशियली, और ये हमने रैंडमली जनरेट की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फिटनेस फंक्शन। ये इसके फिटनेस फंक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे कि रैंक करेंगे, फिटनेस फंक्शन के अंदर हम रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी के कौन से जो है जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे ऊपर हमारे पास है 24, 23, 20 और 11। ठीक है, अब ये क्या है, इसके नीचे डिटेल लिखी हुई है। फिटनेस फंक्शन, नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स ऑफ क्वींस। ठीक है, मिनिमम कितनी होंगी 0 और मैक्सिमम हमारे पास कितनी होंगी 28। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है वो 24 आ रही है नॉन अटैकिंग पेयर्स, उसके बाद 23, 10, 11। हमने इसको रैंक कर दिया, जो जिसकी सबसे ऊपर ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं आगे। 24 के आगे 31 है, 23 के आगे 29 है, फिर 20 के आगे 26 है, आगे 14% है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट की, ये प्रोबेबिलिटीज ये आपके सामने है। अगर पहले की करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय ऑल सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 23, 24, 23, 20, 11, इन सबको डिवाइड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। ऐसे ही 23 की जब हमने निकालनी है तो 23 को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, और वो हमारे पास आ जाएगी 29। अगर 20 की निकालनी है तो 20 डिवाइडेड बाई ऑल नंबर्स, और अगर 11 की निकालनी है तो वो 11 डिवाइडेड बाई ऑल नंबर जो कि 14 है। तो अगर आप देखें तो ये जो रैंक है, ये जो नंबर है नॉन अटैकिंग प्लेयर्स का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी जो इनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा नंबर होगा उतनी ही इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि और ये जो यहाँ पे फिटनेस फंक्शन के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास ये देखें कि 3 2 7 5 2 4 1 1, और इसमें हमारे पास है 2 4 2 4 8 5 5 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास फिटनेस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जब ये दो मिलते हैं तो अब इसमें ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, और ये जो मिलने का प्रोसेस है ना, ये टोटली रैंडम है। इसमें कोई नहीं है कि कौन किसके साथ मिलेगा। दो मिलेंगे तो कौन किसके साथ मिलेगा, ठीक है, इसकी ये रैंडम है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो हो सकता है किसी के साथ कोई ना मिले, जैसे ये जो आखिरी है इसके साथ इसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, कोई इसके साथ नहीं मिला। ठीक है, और ये जो पहले दो मिलके एक यहाँ पे बनाएंगे, तो ये जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, अब ये जब ये सिलेक्शन का प्रोसेस अगली स्टेज पे जाएगा तो आप फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ थोड़ा सा और मुख्तलिफ हो गया, वाइट और ग्रे मिक्स हो गए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए आपकी जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, डॉटेड लाइन आप है कि ये आपको सिलेक्शन का प्रोसेस में ये बता रही है कि यहाँ पे आपने कितना जो है ना वो चीज़ें क्रॉस ओवर होंगी, कितनी चीज़ें एक्सचेंज होंगी। ठीक है, तो फर्ज करें मैं कहता हूँ आप एक हैं हस्बैंड वाइफ हैं और उसकी चिल्ड्रन है, एक बच्चा है। ठीक है, तो अगर हम लिस्ट बनाएं या बताएं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके फादर की तरफ से आई हैं और कितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मदर की तरफ से आई हैं, या मुशाबत की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये बताएं कि ये हम 10 चीज़ों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, उसकी आँखें, नोज, ठीक है, चेहरा उसका, थोड़ी माथा, बाल, कलर। ठीक है, तो 8-10 चीज़ें लिख लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा लेट्स सी कि इसमें ये 10 चीज़ें हैं तो इसमें से कितनी मदर की तरफ से हैं, कितनी फादर की तरफ से हैं। ठीक है,
यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो रिजेंबल कर रही है किसके साथ, फादर के साथ या मदर के साथ। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से ये हमें ये बता रही है कि हम यहाँ से इसको क्रॉस ओवर करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो तीन चीज़ें किसकी होंगी और बाकी किसकी होंगी। तो यहाँ पे जो ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं जो आगे, उसमें ये यहाँ से 3 to 7, और फिर उसके बाद ये अगला जो पोर्शन है 5 to 4 1 1 वाला, ये नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो दूसरा जिसके साथ म्यूटेशन जिसके साथ मेटिंग कर रहा है 48552 ये लिया जाएगा, जो कि आपको पहले में नज़र आ रहा है। 3 to 7 जो है वो पहले ऊपर वाले से इसको मिला है 3 नंबर, और जो बाकी 4 5 नंबर हैं वो नीचे वाले से मिले हैं 48552। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा है उसमें उसने क्या किया है 247 तो नीचे वाले से लिया है, लेकिन जो अगले 5 नंबर है वो ऊपर वाले से आएंगे। ठीक है, और कहाँ से कौन सा पोर्शन लिया है ये कलर से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। ग्रे कलर का मतलब है कि ग्रे स्टेट से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, वाइट से, वाइट का मतलब है कि वो पोर्शन जो है वो वाइट से आ रहा है रैंडमली। अच्छा, अब क्रॉस ओवर जब हो जाएगा तो उसके बाद आखिरी स्टेज है म्यूटेशन की। म्यूटेशन में होता है कि वो अब एक वो जो ना वो एक स्टेट है वो अपने आप को खुद ही चेंज कर लेती है। म्यूटेशन एक बड़ी खास टेक्निकल एरर है, मुझे नहीं पता कि आप अभी कभी उस तक पहुंचे हैं कि नहीं। सर ये हमने पढ़ा था, ये चेंज इन डीएनए होता है म्यूटेशन। हाँ, चेंज इन डीएनए अगेन अगेन सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि हमारे पास अगर ये जो स्टेट आ गई है ना, तो अब इसमें से रैंडमली कोई एक नंबर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो वो कोई करेगा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ये देखें, इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। एक स्टेट है उसमें से कोई एक डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा, इसको म्यूटेशन कहते हैं। ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ना, ये बेसिकली हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम का प्रोसेस है। तो ये लेफ्ट से लेकर ABCDE हमारे पास सारा प्रोसेस मूव करेगा, और ये जो आखिरी जो हमारे पास E है वो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ न्यू स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो देखें जो राइट साइड पे A है वो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स है जो रैंडमली हमने जनरेट की थी, और राइट साइड पे हमने एक न्यू सेट ऑफ स्टेट्स को जनरेट कर लिया। ठीक है जी, और इसमें यही ख्याल किया जाता है कि इस प्रोसेस के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, जो बेस्ट स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं। वो सारा प्रोसेस आपके सामने ये देखिए, जो सबसे इसमें इसका मगज़ कह रहे हैं, दिमाग है, वो इसका फिटनेस फंक्शन है। ठीक है, फिटनेस फंक्शन में ये डिसाइड किया जाता है, ये वैल्यूएशन की जाती है कि कौन सी बेहतर चीज़ है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और उसको ज़्यादा चांस मिलेगा। ठीक है, और द थिंग्स विद द स्टेट्स विद लोअर प्रोबेबिलिटी हैं उनको कम चांस मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा है जेनेटिक एल्गोरिथम का एक प्रोसेस। अब ये जो सेम प्रोसेस हमने पिछली स्लाइड पे देखा उसको यहाँ पे अगली एक डायग्राम में दिया गया है। तो ये आप देखें, हमारे पास दो पेरेंट है, ये एक है और ये दूसरे पेरेंट स्टेट है, ये दो स्टेट्स हैं। और इसमें देखें कि आप हमारे पास 8 क्वींस पड़ी हुई हैं, पहली वाली पे भी 8 क्वींस हैं और दूसरी वाली पे भी 8 क्वींस पड़ी हुई हैं। तो अब जब हमने सारे प्रोसेस के थ्रू इसको वैल्यूएट किया जेनेटिकली, जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू, तो अब हमारे पास ये एक न्यू स्टेट आ गई है। ठीक है, और ये न्यू स्टेट कैसे आई है, ये देखेंगे राइट में जो लाइन है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि हमने यहाँ से इसका ये पहला पार्ट ले लिया है, और जो दूसरी है उसका ये इस लाइन से और ये इस लाइन से हम देखें कि जो पहला पेरेंट है उसका हमने पहला पार्ट रखा है और उसका दूसरा पार्ट हमने नहीं लिया। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा पेरेंट है उसका हमने पहला पार्ट नहीं दिया और उसका दूसरा पार्ट रखा है, और दोनों पार्ट्स को हमने मिला के अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक एल्गोरिथम ये एक न्यू स्टेट ले रही है। अब इसमें देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, इसमें हमारे पास कितनी जो ट्विंस हैं वो टैकिंग है, कितनी नहीं है, और ये प्रोसेस जो है ना ये चलता रहेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है बेटा जेनेटिक एल्गोरिथम। और ये जो सारी एल्गोरिथम अभी हमने अभी तक देखी हैं, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, उसके बाद हमने अभी देखी आज सिमुलेटेड नीलिंग की एल्गोरिथम देखी है, लोकल सर्च बीम देखी है और जेनेटिक एल्गोरिथम है।
ये सारी एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या करती हैं, लोकल सर्च परफॉर्म करती हैं। और लोकल सर्च में यूजली इनको, अगर हम इसका एक समराइज कंसेप्ट देखें तो क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ करंट स्टेट होती है, या बाद में हमने देखा कि सेटअप स्टेट भी हो सकता है, 3-4 के स्टेट्स भी हो सकती हैं, और वो वही वैल्यूएट करती हैं, उससे हम अगली रैंडम स्टेट्स को जनरेट करते हैं बाय एल्गोरिदम, जो भी उसका प्रोसेस है। और उसमें से फिर अगेन हम क्या करते हैं, बेस्ट स्टेट है उसको उनको फिर दोबारा से ये प्रोसेस करते रहते हैं अनटिल के हमारा गोल स्टेट हमें नहीं मिल जाती। या चूँकि ये एक मिनिमाइजेशन का प्रोसेस है, तो हम क्या कहते हैं कि हम ज़ीरो स्टेट पे नहीं, जो हमारे पास मिनिमम जो है एच जो है वो ज़ीरो हो जाए तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं फॉर लोकल सर्च।